तो हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और जैसा आप सबको पता है कि पावर आईएएस पे हमने स्टार्ट किया हुआ एनसीईआरटी सीरीज को। तो इस एनसीईआरटी सीरीज में हम स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक की सारी एनसीईआरटी को कवर अप कर रहे होंगे। और आज जो हम करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड 8 की पॉलिटी एनसीईआरटी। सो लेट मी टेल यू, अभी हमने स्टैंडर्ड 6 की स्टैंडर्ड 7 की एनसीईआरटी को कवर अप कर लिया है, स्टैंडर्ड 8 में हमने हिस्ट्री भी कवर अप कर लिया है और अब हम पॉलिटी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एनसीईआरटी सीरीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो हर वो एस्पिरेंट जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सीरीज में हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग को कवर अप करेंगे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीलिम्स में हमेशा वन लाइनर क्वेश्चन बॉक्स से आते हैं, जो एनसीईआरटी के साइड में ब्लू बॉक्स येलो बॉक्सेस दिए होते हैं, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर कर चुके होते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को भी हम बैचेस में देन एंड देयर कवर अप कर रहे होंगे। इन सीरीज के बाद में हम लगाएंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन इन अपकमिंग वीडियोस और हम ये देखेंगे कि इन सीरीज के थ्रू हम किस तरीके से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आपके सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है दिस इज स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी का कंटेंट जो मैंने एनसीईआरटी से निकाला हुआ है, और ये है आपके सामने स्टैंडर्ड 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी का। इस पॉलिटी की एनसीईआरटी से हमने निकाल के कि ये कंटेंट बनाया हुआ है जो इस बुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमीशन एग्जाम्स के लिए। ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, ये वीडियो क्या वो एस्पिरेंट्स के लिए है जो स्टैंडर्ड 6 या 7 में पढ़ते हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप होता रहे। अगर आप वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं एटलीस्ट अप टू स्टैंडर्ड 10, उसके बाद यूपीएससी वालों के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे आप देख रहे हैं जो पहला चैप्टर उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो है वो फर्स्ट चैप्टर है किसका? स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पता है इस चैप्टर के थ्रू आपको पता चलेगा बहुत बेसिक स्तर पे कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके की फीचर्स क्या है। और की फीचर्स जब हम पढ़ते हैं ना तब हमें कुछ ऐसे टर्म्स दिखते हैं जैसे कि प्रीएम्बल, जैसे कि फेडरलिज्म। आर यू गेटिंग दिस? ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन टर्म्स के ऊपर में आगे जाकर के प्रीलिम्स में स्ट्रेट क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटीज के थ्रू हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स से टर्म्स के बहुत ही सिंपल एंड सिंप्लीफाइड डेफिनेशंस होते हैं। इन डेफिनेशंस का इस्तेमाल करके आप अपने मेंस के भी आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। राइट एवरीवन? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे पहले लिखा हुआ है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द कंट्री। तो अगर आपसे पूछा जाए इन जनरल वर्ड की क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो बहुत सिंपल भाषा में आप ये बताओगे कि जो आपका देश है उसको गवर्न करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? वो रूल और रेगुलेशन को आप लॉ भी कह सकते हो, कानून भी कह सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दोस पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन आप पूरे के पूरे सिस्टम को गवर्न कर रहे हो एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट पे। एग्जैक्टली और वो जो गवर्नेंस है वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट? कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लेज डाउन अ लाइन जहां पे आप जाकर के पूरे सिस्टम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? गवर्न कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक थिंग। इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, आपके गवर्नेंस के लिए ना एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करता है क्या? जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपके साथ में रहने वाले लोग जो आपके एरिया में टेरिटरी में स्पेशली उस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हैं उनके अगर हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो उनके राइट्स तभी जाके प्रोटेक्टेड है जब वहां पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी जाकर के आप उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सबको फॉलो करना है। तो उन रूल रेगुलेशन का एक पार्ट भी होगा कि सर्टेन राइट्स हम कुछ सेक्शन ऑफ लोगों को दे रहे हैं। अगर रूल रेगुलेशन ही नहीं होगा तो किसी को कोई राइट नहीं मिलेगा, तो वहां पे कोई भी ऐसा सेटअप नहीं दिखाई देगा जहां पे चीजें एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में चल रही है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे उससे क्या आ सकता है? एनआरकी जैसे सिचुएशंस भी आ सकती हैं। तो एनआरकी क्या होता है? व्हाट इज एनआरकी? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, सब लोग बताएंगे आपके अकॉर्डिंगली व्हाट इज एनआरकी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, एनआरकी क्या होता है। राइट एवरीवन? दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी अगर आपने स्टैंडर्ड 6 की पॉलिटी नहीं देखा हुआ है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी में बताया था किस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक मेजर रोल प्ले करता है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जस्ट सेकंड, देखो एक्चुअली में होता क्या है ना कि अगर आप यस यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हो, राइट? सबसे पहली बात कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस टर्म को किसने कॉइन किया था? स्टैंडर्ड 6 वाली बुक में बताया था मैंने। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आ सकता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द पर्सन।
और मैंने आपको बताया था कि अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका पॉजिटिव कॉनोटेशन और एक होता है उसका नेगेटिव कॉनोटेशन, राइट। मैंने आपको पॉजिटिव कॉनोटेशन में क्या बताया था कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखो क्या होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सपोज करो सारे लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, कस्टम फॉलो करने वाले, ट्रेड फॉलो करने वाले, लैंग्वेज फॉलो करने वाले सब एक साथ रहेंगे तो हमको दिखाई देगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सब एक साथ डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, कल्चर को लेकर, सबका साथ सबका विकास। और ऑन द अदर साइड मैंने आपको बताया था कि इसका नेगेटिव कॉनोटेशन क्या है, तो हो सकता है कि डाइवर्सिटी के कारण लोग एक दूसरे को भेदभाव करना स्टार्ट कर दे। अरे यार इस स्टेट के लोग तो ऐसे ही होते हैं, वो वाले स्टेट के लोग तो नालायक होते हैं, इस स्टेट के लोग तो लेबर होते हैं, इस स्टेट के लोग तो झूठ बोलते हैं। और रिगार्डिंग दिस मतलब कुछ फिक्स पैरामीटर्स पे हो सकता है कि हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, वो कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव हो सकता है। क्या चीज का, डाइवर्सिटी का। सो यहाँ पे क्या सकते हो आप, डिस्क्रिमिनेशन, आपको यहाँ पे भेदभाव दिख सकता है, राइट। तो भेदभाव क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने डाइवर्सिटी के बेसिस पे अपना एक सेट पैटर्न डिसाइड कर लिया है और एक प्रेजुडाइज बना लिया है कि इस तरीके के लोग तो ऐसा ही बिहेव करेंगे, और उसी पार्टिकुलर सेक्शन से हम लोगों को जज कर रहे हैं और उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे डाइवर्सिटी हो, सॉरी कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी जाकर के ऐसे लोगों के राइट्स की बात की जाएगी जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। और आपको पता चलेगा फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ, XYZ, 5 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात कौन करता है, अनुच्छेद 15 करता है। इस चीज को मैंने स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी में बताया था। That is the reason why I keep telling every one of you that these NCERT series are very very important। आप फटाफट इसको 1x 2x 3x जो भी आपको लगता है आप थोड़ी जल्दी इसको कवर कर सकते हैं, वहां से आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होते जाएगा। और ऐसे ही एग्जाम्पल को कोट करना है आपको कहां पे, आपके मेंस के आंसर में। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये बताने का रीजन ये था क्योंकि मैंने इसको पिछले क्लास से ना कनेक्ट किया था, क्योंकि लास्ट बैचेस में आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में ऑलरेडी बताया भी हुआ था, राइट एवरीवन। वेयर हैज दैट गॉन, जस्ट अ सेकंड, यस। एनीवेज, तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे चले फटाफट फटाफट, तो व्हाट इज गिवन हियर इज कि ओके, की फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल। अब देखो ये हम कहां से कवर कर रहे हैं, तो हम ये स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी से कर रहे हैं, राइट। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। बिकॉज इट लेज डाउन अ फ्रेमवर्क की गवर्नेंस कैसे करना है, बिकॉज ये लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, बिकॉज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही पीसफुल तरीके से एग्जिस्ट कराने के लिए हमें किसकी जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। इसी चीज को यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूरा स्टोरी फॉर्मेट में बताया हुआ, जिसको भी हमने रैप अप किया है विद इन फ्यू पर्टिकुलर लाइंस, राइट एवरीवन। सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड राइट नाउ। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की की फीचर्स क्या है, देखो बहुत सिंपल से की फीचर्स, जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रीएम्बल को बहुत लोग कहते हैं समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके संविधान का क्या है, वो समरी है। क्यों समरी है, क्योंकि जो प्रीएम्बल है एग्जैक्टली वो पूरा का पूरा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका निचोड़ को एक जगह ला करके दिखाता है। इसमें जैसे टर्म्स यूज किए गए, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट, और या फिर सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, जस्टिस, ये सारे के सारे टर्म्स कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई प्रीएम्बल को बहुत लोग समरी भी कहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि प्रीएम्बल भी एक इंट्रोडक्टरी लाइन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। आपका संविधान कहीं ना कहीं प्रीएम्बल से स्टार्ट भी हो रहा है, क्योंकि जो भी कुछ आप अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं उसको एक जगह कंसाइज करके कहां रख दिया गया है, प्रीएम्बल में। और ऐसा भी कहा गया है कि इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स के लिए भी प्रीएम्बल एक गाइडिंग लाइट है, क्योंकि प्रीएम्बल के बेसिस पे वो बहुत सारे केसेस को इंटरप्रेट भी करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट इंडिया एज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो आप 5 टर्म देख रहे हो कि इंडिया को क्या बताता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही सब प्रोविजन आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स में दिखेंगे। मतलब फंडामेंटल राइट में दिखेगा, मतलब डीपीएसपी में दिखेगा, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में दिखेगा। ऐसे ऐसे जगहों के आपको यही सारे प्रोविजंस दिखेंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्रमोट जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इन सभी चीजों को प्रमोट करने की बात कर रहा है कौन, आपका प्रीएम्बल। अभी हम प्रीएम्बल के ऊपर में ना एक फुल फ्लेजेड क्लास करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रीएम्बल में एक्चुअली में क्या क्या चीज मेंशन किया हुआ है।
नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बता रहा है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अभी इसको लेके डरना नहीं है, अभी बेसिक लेवल पे हम स्टैंडर्ड 8 की बुक में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द रीजन व्हाई प्रीएम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ दिया हुआ है उसका अगर आप एक समरी देखो, इंट्रोडक्टरी लाइन देखो, वो क्या है, वो आपका प्रीएम्बल है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। वाई फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को इंडिया में मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक दो चीज और, आपका जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 में है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी चीजों को मैंने बेसिक एनसीईआरटीज कराते टाइम ऑलरेडी बताया हुआ था, मैं रिवीजन के लिए फिर से बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता हो, मेक श्योर दैट यू गाइस आर राइटिंग दिस, इसको साथ में लिखते चलेंगे। कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ये सारे के सारे आर्टिकल्स किसके अंदर है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर में है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए। दिस इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फीचर। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो एक इंसान के जन्म से हमेशा उसके साथ रहेंगे टिल द टाइम ही डाइज, और ये राइट जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल मतलब न्याय याचित, मतलब क्या है कि अगर इन राइट्स का हनन हो रहा है, इफ समबडी इज वायलेटिंग दिस राइट्स, तो आप सीधा कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास में। यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट विल रीस्टोर दीज राइट्स। और जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो इन राइट्स को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा, वापस लाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जस्टिशिएबल इन नेचर कहते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फीचर है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फेडरलिज्म? सीधा सा बात है, फेडरलिज्म का एक सिंपल सा मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। आपने पावर को अलग अलग लेवल पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दैट इज व्हाई वी कॉल इट फेडरलिज्म। व्हाई? बिकॉज़ वी आर डिवाइडिंग द पावर इनटू अलग अलग लेवल्स। तो क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो सेंट्रल और स्टेट के बीच में तो अपने पावर को डिवाइड कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया है कि पावर सेंट्रल और स्टेट की जगह के साथ साथ एक और जगह पे डिवाइड किया गया हुआ है। स्टैंडर्ड 7th की पॉलिटी में मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन किया था, दैट वाज पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में क्या होता है, पावर को हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे और फिर पंचायती राज, पंचायत लेवल पे भी आगे क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। किसमें, पंचायती राज सिस्टम में। तो फेडरलिज्म का सीधा मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हम फेडरलिज्म देख रहे हैं ना कहीं किसका पार्ट है ये, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसका पार्ट है ये, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फीचर है, दैट इज इट इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, तो हमेशा याद रखेंगे पावर जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली डेमोक्रेसी में 3 पार्ट्स में सेपरेट किया गया हुआ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्या होते हैं ये, तो बहुत सिंपल है। जो लेजिस्लेचर होते हैं ना, इनका सीधा एक काम है, राइट। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, इनको हिंदी में बोलेंगे विधेयिका, राइट। क्या काम है लेजिस्लेचर का, तो सीधा एक ही काम है कि वो पार्लियामेंट में बैठ करके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठ करके कानून बनाते हैं। दे इनेक्ट लॉज। जो कानून बनाने का काम है वो किसका है, लेजिस्लेटिव्स का। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव, हिंदी में बोलेंगे कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि जो कानून लेजिस्लेटिव्स ने बनाया है, जो भी कानून पार्लियामेंट में इन लोगों ने बैठ के क्या किया है, बनाया है, उस कानून को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव्स। तो कौन होंगे एग्जीक्यूटिव, जो आपके मिनिस्टर्स है, जो उन लॉ को एग्जीक्यूट कराएंगे, राइट। वो लॉ ऑर्डर अगर स्टेट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो गवर्नर साहब के सिग्नेचर पे होता है, तो गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे देखो तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पे होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो लेजिस्लेटिव का पार्ट कौन है, लेजिस्लेटिव का पार्ट होंगे पार्लियामेंट में आपके जितने भी एमपीज हैं, जो बैठ करके वो कानून बना रहे हैं, उस पर वोट दे रहे हैं, उसको रीफॉर्म कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हमारा क्या है, लेजिस्लेटिव जो कानून बना रहे हैं, विधेयिका। दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव जो उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, कार्यपालिका। तीसरा क्या है, जुडिशरी। बहुत ही सिंपल है, जुडिशरी का मतलब क्या होता है, न्यायपालिका, जो चेक एंड बैलेंस करती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में कोई मेजर इशू तो नहीं आ गया,
टू चेक एंड बैलेंस दिस पावर देयर इज अनदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी का रूल क्या है? इट इंटरप्रेट्स लॉ बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, whatever kind of issues are there, whatever kind of laws are there, उसका जो भी इंटरप्रिटेशन होगा, मैनेजमेंट होगा, इट विल बी डन बाय जुडिशरी, राइट एवरी वन ऑफ यू। तो हमने क्या पढ़ा कि आपका जो पावर है अगर उसको सेपरेशन देखे कितने जगहों पे सेपरेट किया गया है, तो तीन मेजर सेपरेशन है। कौन कौन से हैं? तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस इज क्लियर। और अगर हम देखें कि पावर का डिवीजन कितने पार्ट में हुआ फेडरलिज्म में, तो हम बेसिकली वहां पे तीन पार्ट देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज सिस्टम। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वाला नोट्स मिले ना, तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है पावर आईएएस का, उसका लिंक मैं अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बट आई विल प्रेफरेबली रिक्वेस्ट यू कि आप रॉ बुक्स को पढ़े, बिकॉज रॉ बुक्स को पढ़ने से ना थोड़ा कंटेंट बिल्डअप होता है। एनीवेज, नॉट वेस्टिंग द टाइम, गोइंग लिटिल फास्टर। सेकेंड इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक क्या है, फीचर है। क्यों? सेक्युलरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? धर्म निष्पेक्ष। मतलब क्या है कि आपकी जो गवर्नमेंट है किसी पार्टिकुलर रिलीजन को ना सपोर्ट करेगी, ना ही उसको क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी, वहां पे वो न्यूट्रल एक स्टैंड रखेगी। इसे वो क्या बोलते हैं? सेक्युलर कंट्री। बहुत बार आपने ऐसे वर्ड सुने, इस्लामिक कंट्री, मतलब एक कंट्री एक कल्चर एक रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, इस्लाम को प्रमोट कर रहा है, उसको इस्लामिक कंट्री। बट देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे, न्यूट्रल स्टैंड रखेंगे, उनके बराबर, उनके सामने सारे रिलीजन इक्वल है, उसको क्या बोलेंगे? सेक्युलर कंट्री। जैसे इंडिया है, जैसे यूएस है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है। सेक्युलरिज्म भी दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कंट्री के नाम के साथ में कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कौन से कंट्रीज में मिलता है हमें देखने को, और नेगेटिव सेक्युलरिज्म कौन सी कंट्री में मिलता है, और दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्सेस। इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ, द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वल एंड डज नॉट फेवर एनी रिलीजन। इसी को क्या बोलेंगे? सेक्युलरिज्म। मतलब आपका जो स्टेट है सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट कर रहा है और किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं कर रहा है, सो क्या बोलेंगे हम? सेक्युलरिज्म। सो आई थिंक दिस इज डन। नाउ मूविंग अहेड। अब देखो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड दिया हुआ। क्या लिखा हुआ? द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिक प्रोसेस that brought together diverse idea, experience and vision of a new democratic nation, colonial background and initial reforms। यहाँ पे ना मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल चीजें बता रहा हूँ जो एक्चुअली में ये दिखाएंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से लिखा गया, कैसे इंटरप्रेट किया गया, एंड व्हाट आर द फ्यूचर रिफॉर्म्स जिसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे वो कुछ बैकग्राउंड दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि रिप्रेशन को लेकर कि काउंसिल एक्ट 1861, 1892, वहां पे ना मेंबर्स की सीट, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना मेंबर्स का संख्या बढ़ाया गया, राइट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चेंज फ्रॉम रिफॉर्म 1919, इसमें बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया गया, चेंज किया गया, जो आज भी हम देख रहे हैं। अभी डिटेल प्रोविजंस क्या है, किन में क्या चेंजेस किया गया, इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स कराऊंगा, सारे चार्टर एक्ट कराऊंगा, राइट। वो सबके सब रेगुलेटिंग एक्ट सब एक साथ कराऊंगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक पूरे एक्ट्स कराऊंगा। वहां पे आपको और डिटेल में पता चलेगा कि किस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, राइट एवरीवन। इसी में ये सारे एक्ट्स भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड एवरीथिंग। आप बस थोड़ा सा ये देख सकते हो कि डिमांड ऑफ फुल इंडिपेंडेंस, मतलब पूरी तरीके से आजादी हमें चाहिए, इसका कहां से शुरुआत होता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थिंक 1885, 72 डेलीगेट्स मिले थे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, राइट। तो एओ ह्यूम ने स्टार्ट किया था इस पार्टी को, यस, 1885 में। और ये पार्टी कहीं ना कहीं हमारे देश की आजादी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी बन के उभर के सामने आई। इनफैक्ट गांधी जी का स्टेटमेंट भी था कि जब देश आजाद हो गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसबैंड कर दो, खत्म कर दो। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने पॉलिटिकली एक्टिव होने के लिए उसको अभी तक कंटिन्यू किया, और आफ्टर इवन इंडिपेंडेंस वो पार्टी चलती रही, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो पॉलिटिकल डिबेट है। बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत मेजर रोल रहा है, किसके लिए? इंडिपेंडेंस में लाने के लिए। सेकंड इज नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब का है? तो 1928। अब नेहरू रिपोर्ट क्यों है? देखो, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा, अभी पिछले क्लास में मॉडर्न इंडिया का मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था, बट एनीवेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेहरू रिपोर्ट क्यों आता है 1928 में? 1927 के आसपास में ना साइमन कमीशन इंडिया में आता है, और बहुत लोग नारे लगाते हैं कि हमें साइमन कमीशन को यहां से हटा दो, गो बैक साइमन कमीशन। तो वहीं पे जाकर के उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया इंडियंस को। ये बोला कि अगर आप साइमन कमीशन के रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो एक काम करो, आप ही लोग को एक ऐसा रिपोर्ट तैयार कर दो जिसमें आपके सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवली मतलब रेडी हो जाए कि ठीक है, हम चाहते हैं कि इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में आए।
क्योंकि साइमन कमीशन भी इंडिया में क्यों आया था कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, राइट। अगर आप साइमन कमीशन को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप ही बता दो कि आपके देश में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे चेंज करना है। कुछ ऐसा प्रोविजन लेकर के आओ जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे रिलीजन वाले, सारे पॉलिटिकल पार्टी सब उसको एक्सेप्ट करे। क्योंकि उस वक्त इंडिया में प्रॉब्लम क्या था कि अगर हिंदू कुछ कह रहे हैं तो मुस्लिम अपोज कर रहे हैं, मुस्लिम कुछ कह रहे हैं तो हिंदू और सिख अपोज कर रहे हैं, तो सब रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड थे। और ये डिवीजन किसने क्रिएट किया था? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स को अच्छे से पता था कि अभी भी अगर ये कोई रिपोर्ट लेकर के आएंगे तो सबके सब एक साथ उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर भी जाकर के आफ्टर साइमन कमीशन 1928 में एक वैसी कोशिश की जाती है नेहरू रिपोर्ट के रूप में, जिसके कुछ ऐसे प्रोविजन है जो आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, राइट एवरीवन। वैसे इन लाहौर सेशन है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन। कहीं ना कहीं हमको दिखता है कि डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का डिमांड इन प्रोविजन के कारण, इन एक्ट्स के कारण बहुत बढ़ने लगा। सो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इन सभी चीजों को हम अपने हिस्ट्री वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। एनीवेज यहाँ पे बहुत ही कंसाइज में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा? सो यूल फाइंड दैट कि आपको एक हिस्ट्री मिलेगी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके स्टैंडर्ड 8 के एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की हुई है। जस्ट अ सेकंड, जैसे हमने कवर किया कौन कौन से की फीचर्स है, तो वी हैव कवर्ड कि फेडरलिज्म क्या होता है, राइट। ऑल्सो वी हैव कवर्ड कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में पावर का डिवीजन होता है। वी जस्ट हैव सीन दैट। सेपरेशन ऑफ पावर हमने देख लिया, राइट। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने देख लिया। तो इसके साथ हमें पता चल जाता है क्या कि सेकुलरिज्म हमने देख लिया। सो विद दिस आपका जो चैप्टर है ना, दिस चैप्टर एंड्स, मतलब हमारे जो पहला चैप्टर पढ़ा है स्टैंडर्ड 8 की पॉलिटी में, वो पूरा का पूरा चैप्टर किसके ऊपर में? कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर एग्जैक्टली उसी के ऊपर में आपका चैप्टर 1 है। और यहाँ पे मैंने जो आपको कंटेंट दिया हुआ ना, यहाँ पे बॉक्स के अंदर में मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपको पता चले कि आपकी पॉलिटिकल चेंजेस जो आज के टाइम पे देख रहे हो इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, व्हाट इज द रीजन। इसलिए मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी दे दिया, अलग अलग ड्राफ्टिंग मेंबर्स, कमेटी, पार्लियामेंट, उसका रिकमेंडेशन के बेसिस पे। इन सभी चीजों को थोड़ा डेप्थ में हम मॉडर्न इंडिया की हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और कुछ पार्ट को हमने पिछले क्लासेस में कवर अप किया हुआ है। एनीवेज आप इसको रीड कर सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी हमारे आगे की क्लासेस में थोड़ी और डेप्थ में कवर की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म? क्या होता है सेक्युलरिज्म? एनीवन ऑफ यू? चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो जैसा मैंने आपको बताया सेक्युलरिज्म क्या होता है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ना सपोर्ट करेगी, ना ही उस पर्टिकुलर रिलीजन को अपोज करेगी, एक न्यूट्रल स्टैंड रखेगी और उसी हिसाब से सीधा सीधा चलेगी। उसी को क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म कहते हैं। मतलब सेक्युलरिज्म एक ऐसी फिलोसफी है जो धर्म निष्पेक्ष की बात करता है, यानी कि किसी भी धर्म और जाति को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, सेक्युलरिज्म रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, इंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट रिमेन्स न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर्स। एग्जैक्टली वही चीज जो मैंने आपको बताया कि क्या लिखा है, गवर्नमेंट रिमेन्स न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर। गवर्नमेंट हमेशा धर्म के मामलों में एकदम न्यूट्रल स्टैंड रखे, कुछ बोले ही ना, दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। अब कुछ बोले ही ना का मतलब ये है, ये नहीं है कि कुछ भी अंडरस्टैंड हो रहा और गवर्नमेंट न्यूट्रल स्टैंड है, शांति से बैठी, नहीं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी रिलीजन को बहुत प्रमोट ना करे, पेट्रोनाइज ना करे, किसी को दबाने की कोशिश ना करे, सबके लिए बराबर सा एक स्टैंड रखे, दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है कि अगर किसी रिलीजन को, उसकी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट फेवर करेगी, प्रमोट करेगी, लेकिन सबको इक्वल स्पेस देगी, राइट। एनीवेज उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में। सो दिस इज सेक्युलरिज्म। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जहां पे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ पीसफुली रह सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शांतिपूर्वक एक साथ अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, यानी कि आप एक सेक्युलर स्टेट में, और इसी सेक्युलर स्टेट को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा स्टैंड रखा है कि सेक्युलरिज्म को हमने इंटीग्रल पार्ट बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। और उसके साथ साथ हम बहुत ही सेक्युलर होकर के सबको इक्वल स्पेस भी दे रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे रिलीजन एक साथ पीसफुली एग्जिस्ट करें। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। क्या है इंपॉर्टेंस सेक्युलरिज्म का? फटाफट देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन। कोई एक धर्म दादागिरी ना दिखाए, किसी एक का डोमिनेंस ना हो। जैसा ना हो कि एक देश में 80% लोग एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, 20% लोग बी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो एक ए वाले का डोमिनेंस हो गया। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कभी भी ना हो, इसलिए हम क्या देखते हैं? प्रिवेंशन ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन। सॉरी। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत बार क्या होता है कि अगर 80% लोग एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और 20% लोग बी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल गवर्नमेंट ए वालों की बने। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास मेजॉरिटी है, इनके पास क्या है? बहुमत है। तो अगर ए की गवर्नमेंट बनेगी तो बी के लिए क्या है? कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि थ्रेट है। हो सकता है बी वाले लोग जो 20% ही हैं
उनके हित में गवर्नमेंट काम ना करे, हो सकता है कहीं उनका एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दे, कुछ भी ऐसा स्टैंड हो सकता है, राइट। ये 20% लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कौन करता है? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और इसीलिए यहाँ पे हम उनको फंडामेंटल राइट्स देते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स तो सबके लिए, मेजोरिटी के लिए भी है, माइनॉरिटी के लिए भी है, लेकिन दोनों में वल्नरेबल कौन है? माइनॉरिटी वाला, जिसकी गवर्नमेंट नहीं है, जिसका गवर्नमेंट में से कम है, गवर्नमेंट मेकिंग में जिसका रोल कम है, राइट। तो ये जो आप मिनिमम पॉपुलेशन देख रहे हो, कहीं ना कहीं इनको राइट्स की बात कौन कर रहा है? सेक्युलरिज्म कर रहा है। क्या लिखा हुआ है? सेक्युलरिज्म सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली विदाउट एनी फियर और डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म आपके रिलीजन को, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फ्रीली करने का एक एक्सेस दे रहा है, अलाउ कर रहा है, राइट। कि आप अपने धर्म को बिना किसी डर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये कहीं ना कहीं क्या बताया था आपको? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ हार्मोनी। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपके पास में सेक्युलरिज्म है तो हार्मोनी होगी, पीस होगी, स्टेबिलिटी होगी, ट्रैंक्विलिटी होगी। सबकी सब एग्जिस्ट कब करेंगे? जब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं और गवर्नमेंट सबको इक्वल ट्रीट कर रही है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। की फीचर्स क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, मैंने बता दिया आपको, राइट। इंटरवेंशन इन रिलीजन। अब देखो, इंटरवेंशन इन रिलीजन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्यों है? क्योंकि इंटरवेंशन इन रिलीजन से ही आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस होता है। एनीवेज, इन्हीं सभी टॉपिक्स को हम कहाँ कवर कर रहे हैं? तो वी आर कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन आवर एनसीईआरटी। जैसे आप अपने एनसीईआरटी को खोलेंगे स्टैंडर्ड 8th की, तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट सेक्युलरिज्म फ्रॉम द स्टेट, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, इसी पार्ट को भी हम कवर अप कर रहे हैं, राइट। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म एंड दिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग राइट नाउ। तो हम क्या देख रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि हम फुल टू फुल अपने एनसीईआरटी को कवर अप करते हुए चल रहे हैं। एनीवेज, कमिंग टू द नोट्स, फटाफट नोट्स से कवर करेंगे। बाकी आप इसको रीड करोगे और साथ में एक बार एनसीईआरटी भी पलटेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने बुक भी कवर किया है, राइट। सिर्फ नोट्स पढ़ के नहीं जाना है, ये नोट्स भी हमने एनसीईआरटी से ही निकाला हुआ, इनफैक्ट एनसीईआरटी से डेप्थ में कवर किया हुआ है। बहुत सारे टॉपिक जो एनसीईआरटी ने स्किप आउट किया हुआ हमने उसके बैकग्राउंड के साथ कवर किया, ताकि आपके पास में एक पूरा पिक्चर बन जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएंगे। क्योंकि ये क्लास 8 के बच्चों के लिए बुक नहीं है, दिस इज फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एनीवेज, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म बता दिया। हाँ, अब है की फीचर ऑफ सेक्युलरिज्म, तो मैंने आपको बता दिया इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल। दूसरा है इंटरवेंशन इन रिलीजन। क्या है इंटरवेंशन इन रिलीजन? देखो बहुत ही सिंपल सा है, क्या लिखा हुआ है? द स्टेट में इंटरवीन इन रिलीजियस प्रैक्टिस टू एलिमिनेट सोशल इनजस्टिस, एग्जांपल बैनिंग अनटचेबिलिटी। मतलब क्या है कि स्टेट आपके रिलीजन में इंटरफेयर तब करेगी जब उसमें से कोई इम्प्यूरिटी है, अशुद्धियां है, जिसको खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि हमारे धर्म में हम अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, राइट। वी बिलीव इन अनटचेबिलिटी, कि भाई हम अपर कास्ट वाले हैं तो हम बड़े हैं, लोअर कास्ट वाले छोटे हैं, उनके साथ छुआछूत करेंगे, अनटचेबिलिटी में बिलीव करेंगे। स्टेट ऐसे सिचुएशन में आपके रिलीजन में इंटरफेयर करेगी और बोलेगी अनटचेबिलिटी इज बैन। अगर आप अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस मींस कि आप किसी ना किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मतलब जो एक इंसान जो सपोज करो निम्न वर्ग से आता है, लोअर कास्ट से आता है, आपने उसके साथ अनटचेबिलिटी करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके साथ तो आपने डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया, राइट। आप उसके साथ अनटचेबिलिटी स्टार्ट कर दिया, कहीं ना कहीं उसका आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं मिल रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो कहीं ना कहीं ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट ना करे, इसलिए हम रिलीजन में इंटरफेयर करेंगे। कौन? स्टेट इंटरफेयर करेगी रिलीजन में। तो इस तरीके का जो इंटरवेंशन है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। जो मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अब आप लोग बताएंगे व्हाट इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म। सो दिस इज अबाउट दिस, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए भी सेक्युलरिज्म इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, क्या है एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म का इंडिया का? तो रिलीजियस फ्रीडम, हर इंसान के पास रिलीजियस फ्रीडम है। आप अपना पूजा पाठ या फिर मंदिर जाना, मस्जिद जाना फ्रीली कर सकते हैं। किसी से लॉ, किसी का रूल इंपोज नहीं हुआ कि आप अपने रिलीजन को फ्रीली एक्सेस ना कर पाए। सेकेंड इज पब्लिक हॉलीडेज। पब्लिक हॉलीडेज भी आपको मिलता है रिलीजियस इश्यूज, रिलीजियस फेस्टिवल्स को लेकर के। द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉलीडेज फ्रॉम वेरियस रिलीजन रिफ्लेक्टिंग द कंट्री डाइवर्स रिलीजियस लैंडस्केप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 80% लोग एक रिलीजन को फॉलो करते हैं तो सिर्फ उन्हीं के जिस दिन रिलीजियस इशू, पूजा पाठ होगा, रिलीजन से रिलेटेड कुछ होगा तो उस दिन छुट्टी मिलेगा, नहीं। उसके बावजूद जो 20% लोग हैं, अगर वो भी धर्म का पालन कर रहे हैं और उनके धर्म में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट आता है तो उस दिन भी छुट्टी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए हमने इक्वल स्पेस रखा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। दिस इज क्लियर।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसको मैं फंडामेंटल राइट्स में आगे पढ़ाऊंगा। द स्टेट सपोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, अलग अलग जो धार्मिक कम्युनिटीज हैं, जो अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि सारे रिलीजन ग्रो करे, राइट, कोई एक पार्टिकुलर नहीं, सब ग्रो करे। दैट इज द रीजन व्हाई ये सब के सब किसके एग्जांपल है? गुड सेक्युलरिज्म के एग्जांपल है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म के एग्जांपल है। व्हाट इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म? यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। चैलेंजेस क्या है? तो एक तो है मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी डायनामिक्स, हमेशा मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच में डिबेट होता रहेगा। दूसरा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, जैसे हिंदुइज्म में है। कहीं ना कहीं हमको लगता है क्या कि स्टेट गवर्नमेंट का ना इंटरवेंशन थोड़ा ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे हर्डल्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे। दैट इज द रीजन व्हाई एक बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है ये। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो विद दिस वी कंप्लीटेड 2 चैप्टर। पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताया, इसमें आपको थोड़ा सा प्रीएम्बल बताया था, सेपरेशन ऑफ पावर बताया था, डिवीजन ऑफ पावर बताया था, फंडामेंटल राइट्स बताए थे। सेकंड चैप्टर जब भी हमने कवर किया, मैंने इसमें आपको क्या बताया? सेक्युलरिज्म क्या होता है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या है, एग्जांपल क्या है, केस स्टडी कुछ बताया। आपको नेगेटिव सेक्युलरिज्म कमेंट बॉक्स में बताना है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म का एग्जांपल है फ्रांस। अब क्या है नेगेटिव सेक्युलरिज्म? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एनीवेज, कमिंग बैक, चैप्टर 3 पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, कानून कैसे बनता है, राइट, उसको लेकर के। तो सबसे पहला क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, राइट, क्या है आपका स्ट्रक्चर? किसका? आपका जो पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले तो वहां पे एक लोअर हाउस है। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल भी। इसमें क्या है, जितने भी मेंबर्स है वो डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है? आम इंसान इलेक्ट करता है। कैसे? तो देश के कोने कोने से हर इंसान अपने एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंसी। इट इज क्लियर एवरी वन ऑफ यू? तो हर प्रेसिडेंसी से एक इंसान को चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, राइट। अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में हम एमपी को इलेक्ट कर रहे हैं, राइट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज द लोकसभा, राइट। तो जिस पार्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा वो उसकी प्रेसिडेंसी होगी। तो होता क्या है, हम रह रहे हैं जिस डेमोक्रेसी में ना, मैंने पिछले बैच में बताया था, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कुछ इशू है तो आप पार्लियामेंट में नहीं जाओगे बताने की मेरा ये इशू है। आपने जिसको चुना है उस पार्टिकुलर क्षेत्र से, उस पार्टिकुलर प्रेसिडेंसी से, वो रिप्रेजेंट करेगा आपके इश्यूज को। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंसी सिस्टम बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो लोकसभा हो गया और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स है ना, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा कभी इलेक्ट हो रहे हैं, कभी नॉमिनेट हो रहे हैं। थोड़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन में कहां देखने को मिलता है? राज्यसभा में। लोकसभा में सीधा सा पार्ट है, जितने भी लोग हैं सीधा सीधा उनको लोगों का वोट मिलेगा, वो लोकसभा में आ जाएंगे। फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? सबसे पहला है लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग क्या है आपको पता है? मतलब अगर कोई भी ऐसा इशू जिसके ऊपर में हमें चेंजेस की जरूरत है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बोलते हैं लिविंग बुक। लिविंग बुक मतलब क्या है? एक जिंदा किताब है वो। मतलब जिस टाइम में लिखी गई थी उस टाइम का सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन अलग था, आज के टाइम का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। मतलब हो सकता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे इस किताब को लिखा गया था, उस वक्त नेटवर्क नहीं होगा, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त एआई नहीं था। आज के टाइम पे इंटरनेट है, नेटवर्क है, टेलीफोन है, एआई है, बहुत कुछ है। तो जिस वक्त लिखा गया उस वक्त समाज में अलग समस्याएं थी, उन समस्याओं को ध्यान में रखकर संविधान लिखा गया। आज के समय समाधान में समस्याएं अलग है, इसलिए समय के हिसाब से, राइट, सिचुएशन के हिसाब से उनमें हम क्या कर सके? अमेंडमेंट्स कर सके। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम लिविंग बुक कहते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्यों? क्योंकि हम इसमें संशोधन करते रहेंगे। इट इज कॉल्ड लिविंग बुक। बताने का रीजन क्या है? जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है ना, वो कहीं ना कहीं इस लिविंग बुक से रिलेटेड है। मतलब आप जो भी कानून बना रहे हो, जो भी लॉ बना रहे हो, आप ये देख के बना रहे हो कि अभी के टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है और इन प्रॉब्लम्स को हमें हटाना है। टू कट डाउन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू आर इनेक्टिंग अ लॉ। लॉ कौन बना रहा है? तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, सेंट्रल में बात करो, तो वहां पे आपका लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दो का मेजर रोल है। और तीसरा है प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि अगर प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया तो क्या वो लॉ, क्या वो बिल, एक्ट बन पाएगा? नहीं बनेगा, कभी भी वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कहते हैं जो पार्लियामेंट है उसके 3 मेजर ऑर्गन है। कौन कौन है? सबसे पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट साहब। अगर लोकसभा और राज्यसभा ने किसी चीज को पास कर दिया और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हुआ, इसके बावजूद भी वो एक्ट नहीं बनेगा। दैट इज व्हाई दीस 3 कॉन्स्टिट्यूट इंडियन पार्लियामेंट। भारत का जो पार्लियामेंट है वो इन तीनों को मिला करके बना हुआ है। और कहीं ना कहीं वही हम देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा किसका काम कर रहे हैं? लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज गिवन हियर, राइट। बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है? अगर आप नए हो तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस?
कि अगर कोई चीज हमें पास कराना है, कोई सर्टेन रेगुलेशन लेकर के आना है, अगर अभी उस पर डिबेट हो रहा है, अगर अभी वो लोकसभा में, अगर अभी वो राज्यसभा में, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे बिल। अगर आपको प्रेसिडेंट साहब ने उस पर साइन कर दिया, दोनों हाउस ने पास कर दिया विद मेजोरिटी और प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया, वो क्या बन गया? एक्ट। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिल एंड एक्ट। रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। क्या है रिप्रेजेंटेशन? तो देखो क्या लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड कंसर्न ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्यों? क्योंकि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं वहां के रहने वाले को क्या बोलेंगे? आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको उस पार्टिकुलर एरिया से, उस पार्टिकुलर क्षेत्र से चुना गया। दिस इज क्लियर, बहुत बेसिक है, कुछ साइंस नहीं बहुत बड़ा। अब आप फटाफट मुझे बताएंगे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं एंड राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं। देखो ये सब फैक्ट्स ना बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट है, और ऐसे डेफिनेशन अगर आप अपने आंसर्स में कोट किए ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा आएगा। एनसीईआरटी का सबसे बड़ा खासियत क्या है? बहुत बड़े से डेफिनेशन को बहुत कम एरिया में रैप अप कर देता है। दैट इज द रीजन व्हाई पीपल रीड एनसीईआरटी बुक्स, और इन डेफिनेशंस को आपको इस्तेमाल में लेकर के आना, यू हैव टू यूज देम। सेकंड है कंट्रोल एंड ओवरसाइट। क्या है? पार्लियामेंट मॉनिटर गवर्नमेंट एक्शन। पार्लियामेंट गवर्नमेंट के एक्शन को मॉनिटर करता है। फॉर एग्जांपल वहां पे 0 आवर का सेशन लगता है जहां पे एमपी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से उनकी पॉलिसीज को लेकर के। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स चलते हैं ना पार्लियामेंट में, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को चेक करते हैं। तो यू हैव टू राइट दीज स्टेटमेंट्स। आपको ऐसे स्टेटमेंट्स लिखना है। क्या लिखा हुआ है? डिबेट्स ऑन इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंश्योर कर रहा है? अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है आपके पार्लियामेंट्स का? तो नेक्स्ट है बजट को अप्रूव करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई बजट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बजट अप्रूव होगा तभी जाकर के पैसा आएगा, तभी पता चलेगा कि हमें एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, प्रॉफिट क्या करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है। पूरा का पूरा सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? बजट पे डिपेंड करता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रेजेंट इट्स बजट टू पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। जो भी सरकार है उसको जितने भी पैसे चाहिए, जहां जाओ उस पैसे को उसको लगाना है, उन सभी चीजों को उसको अपने पार्लियामेंट से पहले पास कराना पड़ेगा। जितने भी एमपीज है उनकी सहमति होगी तभी जाके गवर्नमेंट को वो पैसा मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और फिर उसको इन्वेस्ट करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बजट का अप्रूवल है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कौन प्ले करते हैं? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्ले करते हैं। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, किस तरीके से लेजिस्लेटिव होता है, किस तरीके से हम लेजिस्लेशन करते हैं, तो सबसे पहले बिल क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है। कोई भी चीज हमें चेंज करना है तो एक बिल बना, उसको हमने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी जगह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मनी बिल है तो जाएगा वो लोकसभा से, अदरवाइज बाकी सारे बिल्स कहीं भी जा सकते हैं। अब क्या है मनी बिल, क्या है ऑर्डिनरी बिल, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, हायर क्लासेस में देखेंगे, अभी उतना नहीं सोचना है। बट स्टैंडर्ड सिक्स वाली आई थिंक पॉलिटी में मैंने इसके बीच का डिफरेंस बताया हुआ है, तो एक बार वहां पे देख सकते हैं। एनीवेज कमिंग टू द टॉपिक, तो सबसे पहले बिल क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद उस बिल के ऊपर में जितने भी एमपीज है वो डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये वाला प्रोविजन नहीं होना चाहिए, इसमें ये प्रोविजन ऐड करो, ये प्रोविजन अच्छे नहीं है, राइट, ऐसे ऐड करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तो पूरा पूरा डीप डिस्कशन होता है, फिर उस पर वोटिंग होता है। वोटिंग के बाद हम चेक करते हैं कि किसकी मेजोरिटी है, जिसकी मेजोरिटी है उस तरफ से वो बिल पास हो जाता है, और जब पास होता है तो लास्ट में प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट साहब, इन तीनों को मिलाओगे तब जाकर के कोई बिल क्या बनेगा? तब जाकर के बिल आपका एक्ट बनेगा, राइट, अधिनियम बनेगा। यानी कि ये तीनों का तीनों क्या है? ये तीनों का तीनों आपका पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। चलो अब मैं बिल की बात कर रहा था, कितने टाइप का बिल होता है, देखो आ ही गया। दो टाइप का यहाँ पे बिल दिया हुआ है, एक्चुअली एक और होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आगे पढ़ेंगे उसको। ऑर्डिनरी बिल मतलब क्या होता है? कोई भी नॉर्मल सा इशू जो पैसे के बारे में जिक्र नहीं कर रहा, वो सब के सब ऑर्डिनरी बिल के अंदर में आ जाएंगे। वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर दो, लोकसभा में कर दो, राज्यसभा में कर दो, कहीं भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दूसरा है मनी बिल। मनी बिल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पैसे के बारे में बात कर रहा है, टैक्स बढ़ाना, घटाना, एबोलिशन, डिक्रीजिंग, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है। विल रीड दीज थिंग्स इन डिटेल, राइट। आर्टिकल 110 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आर्टिकल 117 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल बिल। सो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आगे क्लासेस में कवर करेंगे। तो ये जो मनी बिल है पार्टिकुलरली क्या लिखा हुआ है, इसको लोकसभा में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो लोकसभा का स्पीकर होगा ना वो पहले एसेंट देगा कि यस दिस इज अ मनी बिल, ओनली देन उस बिल को मनी बिल की तरह ट्रीट करेंगे। सो लोकसभा के स्पीकर के पास में बहुत पावर होता है, किसको लेकर के? मनी बिल को लेकर के, राइट। राज्यसभा में मनी बिल गया
तो आप उसको 14 डेज से ज्यादा नहीं रख सकते। आपने जो भी चेंजेस सजेस्ट किया है लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लोकसभा की राज्यसभा के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोकसभा के पास में मनी बिल को लेकर के मेजोरिटी स्टेक है, बहुत ज्यादा पावर है। आर यू गेटिंग दिस? बाद में बेसिकली बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इनके साथ में आपको ये बताना मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, राइट? आर्टिकल 368, थोड़ा सा एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इफ यू नो राइट इट डाउन, अदरवाइज इसको हायर क्लासेस में देखेंगे। चलो नीचे लिखा हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी, बहुत सिंपल सा है, आपको पता है क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं क्या कम कर रहा है, एक्ट एज ए फॉरम फॉर पब्लिक डिबेट, पब्लिक डिबेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरम बना रहा है। दूसरा क्या लिखा हुआ, इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिमेन अकाउंटेबल, हमेशा इंश्योर करता है कि जो भी सरकार बनी, जिसकी भी सरकार बनी, वो लोगों के लिए क्या हो, अकाउंटेबल हो। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में रेगुलर डिस्कशन एंड डिबेट उससे रिलेटेड चल रहा होगा, राइट? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंसेस एंड सम इंपॉर्टेंट चैलेंजेस which are very very simple, you can just read it and they will be fine, right everyone? So अभी हम कर रहे हैं chapter 4. How many chapters are there? Let me see once. How many chapters are we supposed to complete here? I think there are 10 chapters. Anyways, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी हो जाएगा, no issues. Okay, so this is chapter number 4. देखो चैप्टर 4 किसकी बात कर रहा है, तो चैप्टर 4 इज टॉकिंग अबाउट जुडिशरी। पता है ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे आगे क्लासेस में ना, आपका जो लक्ष्मीकांत है उसमें एक मेजर रोल प्ले करते हैं, राइट? तो यहाँ से एक बेसिक्स बिल्डअप करते चलना है फटाफट। जुडिशरी के बारे में क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है। जुडिशरी के बारे में वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के जो 3 स्तंभ है, जो 3 पिलर है, वो कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी उसका तीसरा स्तंभ है, राइट एवरीवन? क्या इंपॉर्टेंस है जुडिशरी का? सबसे पहले गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गार्डियन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड कर रहा है, राइट? ऐसे पॉइंट्स को आपको अपने मेंस में लिखना है, देन ओनली यू विल गेट सम गुड मार्क्स। सेकंड क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स, आपके राइट्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? जुडिशरी। याद करो मैंने क्या बताया, फंडामेंटल राइट्स, ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स को लीगली करना ही है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लीगली उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा। तो लीगली इन्फोर्स कौन कराता है? आपकी जुडिशरी कराती है। फॉर एग्जांपल आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, तो आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है आपके राइट्स को मैं रिस्टोर कराऊंगा, और वो आपके राइट्स को रिस्टोर कराएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट है कौन रिजोल्व करेगा? जुडिशरी रिजोल्व करेगी। अगर हम स्ट्रक्चर देखें जुडिशरी का, तो 3 मेजर पार्ट्स पे आप जुडिशरी को देखोगे। एक जो सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो अलग अलग स्टेट्स में कौन है? हाई कोर्ट। उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या उसके नीचे ग्राम लेवल पे, जितने भी वो सबके सब क्या है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यही डिफरेंसेस है, राइट? हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता है कि लोअर कोर्ट से जितनी भी अपील कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहां से जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दिया, दैट इज द फाइनल लॉ ऑफ द लैंड। वो जो आपका जमीन है वहां का वो आखिरी कानून है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, फाइनल लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्या क्या फंक्शन है? एक है जुडिशियल रिव्यू। आपका जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू करता है, मतलब वो रिव्यू करता है सारे के सारे लॉज को, जो भी कानून बन रहे हैं उनको रिव्यू करेगा। जो एग्जीक्यूटिव उन कानून को इंप्लीमेंट करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, राइट, उनके एक्ट को भी रिव्यू करेगा। अब यहां से आपको मुझे आर्टिकल 13 बताना है कि किसी को पता है आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है? क्या आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है? इसको हायर क्लासेस में करेंगे, बट अगर आपने थोड़ा लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, इफ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू डेफिनेटली नो द आंसर। दूसरा इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को कौन इन्फोर्स कर रहा है? आपका सुप्रीम कोर्ट। ये भी फंक्शन है जुडिशरी का, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तीसरा एडवाइजरी रोल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। मतलब सपोज करो कि आपके प्रेसिडेंट साहब ने कुछ ऐसा मांगा है कि आपको इसको कैसे करना है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को, राइट, कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बट वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर में इंपोज नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जो भी एग्जीक्यूटिव है अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट साहब है वो रिक्वेस्ट करेंगे, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट अपना एक दे सकता है कि हाँ आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, अपना एडवाइस दे सकता है। बट वो एडवाइस ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ एग्जीक्यूटिव को फॉलो ही करना है, इट इज जस्ट एन एडवाइस। अदरवाइज वो एडवाइस नहीं होता, क्या हो जाता? ऑर्डर हो जाता। ऑर्डर नहीं है, एडवाइस है, जो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जुडिशरी जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट है।
क्यों? क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करोगे तभी वो किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर के भी, अपॉइंटमेंट जो भी है जजेस का वो किसके बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे। उनके सैलरीज को आप डिबेट नहीं कर सकते, लेजिस्लेटिव अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कानूनी रूप से आप जाकर के असेंबलीज में डिबेट करो उनकी सैलरी को लेकर के, ये सब की चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं, किसकी? जुडिशरी का। फर्स्ट क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू इंश्योर दैट जजेस कैन मेक डिसीजन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। नेचुरल सी बात है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद चाहता है कि जो जुडिशरी वो इतना इंडिपेंडेंट हो कि जजेस अपने हिसाब से फैसले ले, किसी के प्रेशर में आके ना ले। एंड द फाइनल थिंग जो जुडिशरी में यहाँ पे बात हो रही है वो है चैलेंजेस फेस्ड। कैसे चैलेंजेस है? तो देखो, सबसे बड़ा चैलेंज जो जुडिशरी में आज के टाइम पे बहुत समय से फेस कर रहा है जुडिशरी, वो क्या है? बैकलॉग। इतने केसेस का बैकलॉग है ना कि अपने पास में जजेस कम है, केसेस बहुत ज्यादा है। तो ये सबसे बड़ा तो ये है। दूसरा, एक्सेस ऑफ जस्टिस क्या है? मेनी सिटीजन फेस डिफिकल्टी। बहुत सारे सिटीजन है उनको जस्टिस नहीं मिलता, बहुत सारी समस्याएं, फॉर एग्जाम्पल लॉयर नहीं है, पैसा नहीं है, देयर हेल नंबर ऑफ थिंग्स जिसके कारण उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा, एक वो है। तीसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कहीं ना कहीं हम देखते हैं पॉलिटिक्स डीप रूटेड इंटरफेरेंस करता है जुडिशरी के मामलों में, पॉलिटिक्स बहुत इंटरफेयर करता है जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर के, बहुत मेजर केसेस में भी। तो कहीं ना कहीं वो आपका एक चैलेंज के रूप में सामने आता है, किसके? जुडिशरी के। तो ये जो पॉइंट्स में निकाल के लेके आ रहा हूँ ना, आपके एनसीईआरटी में बहुत शैलो लेवल पे कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, बाकी कुछ भी नहीं था। इनको लेकर के आने का रीजन है कि आपके पास में कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसको आप कोट कर सके अपने आंसर में। अब जैसे मैंने एक्सेस ऑफ जस्टिस या बैकलॉग ऑफ केसेस लिखा है सॉरी, तो यहाँ पे आप ना कोट कर सकते हैं कुछ एग्जांपल, कुछ रिपोर्ट, कुछ कमिटी, उसको हम एडवांस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमको अपने स्टैटिक को करंट अफेयर के साथ कोट करना है। तो अभी हम क्या बिल्ड कर रहे हैं? स्टैटिक। करंट अफेयर का कोटिंग मैं आपको बताते रहूंगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे।